नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। एक ट्रेंड बन चुका है कि सवेरे ही उठना और अपने मोबाइल फोन को उठा लेना और आधा घंटा कम से कम उसके साथ सिर खपाई करनी। जितने भी अपने दोस्त हैं उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना या और कई प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर मैसेज भेजना। फेसबुक खोलनी, वहां पर हर एक ने जो भी पोस्ट भेजी है उसको लाइक करना, बेशक समझ में आए या ना आए वो बात अलग है। आप भी ये सब कुछ करते होंगे, मैसेज भेजना, गुड मॉर्निंग के, गुड इवनिंग के वगैरह वगैरह और भी बहुत कुछ आता है। तो जो लोग मुझे मैसेज भेजते हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आपने कुछ क्रिएट किया है ना तो जरूर भेजिए। कोई तस्वीर, कोई कविता, कोई दूसरी बात जो आपकी क्रिएशन है, जो आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह के मैसेज भेजते हैं वो तो हजारों बार यूज हो चुके हैं पहले। तो जो कुछ आप यूज कर रहे हो वो एक ओल्ड चीज है, बासी चीज है। तो बासी चीजें क्यों भेजने? आपने कुछ बनाया है, आपने कुछ इन्वेंशन की है, जरूर भेजिए। हम उसका स्वागत करेंगे, स्वागत ही नहीं करेंगे, उसको प्रोपोगेट भी करेंगे। तो ये तो मेरी बात थी। और दूसरा, मुझे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट मत भेजा करिए, क्योंकि मैं तो सभी का दोस्त हूं। जो मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है उनका भी दोस्त। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में बैठे हुए लोग जिनको मैं कभी नहीं मिला और कई दूसरे देशों में बैठे हुए जिनको मैं कभी नहीं मिला, जो मेरे साथ जुड़े किसी न किसी तरीके से, जहां मुझे कमेंट कर देते हैं यूट्यूब पर, वो सारे ही मेरे अपने ही तो हैं। जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं वो मेरे ज्यादा अपने हैं, जो मेरी तारीफ करते हैं वो भी अपने ही हैं। तारीफ करने से मुझे कुछ नहीं मिलता। अगर कोई कह दे कि आपने ये बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उससे कुछ फायदा थोड़ा है। मुझे पता ही है कि मैंने क्या बनाया। परंतु जो क्रिटिसाइज करते हैं कि सर आपने ये यहाँ पर गलत बोला है, सर आपने ये जो बोला है इसके साथ मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्यों के और क्यों का फिर वो देते हैं रिएक्शन, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। आप हमें जो मैसेज वगैरह भेजते हैं उनका स्वागत है, परंतु आप ना भेजे तो ज्यादा स्वागत है। और दूसरी बात यह है कि मेरे वास्ते संभव नहीं है कि मैं हर एक मैसेज का जवाब दूं। कल 2-4 दिन पहले कानून मंत्री नरेंद्र तोमर साहब कह रहे थे कि ये जो किसान जगह जगह जाके महारैलियां, महापंचायतें कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, इनको समझ होनी चाहिए कि भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदलते। इमरजेंसी खत्म हुई 77 के आसपास, तो जब भी खत्म हुई थी मुझे पक्का डेट याद नहीं, तो एक उबाल सा आया पूरे देश में। जेपी का आंदोलन खड़ा हुआ। जेपी का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जहां भी वो जाते थे अपना भाषण देने के वास्ते, वहां कम से कम 10,000 लोग तो इकट्ठे हो ही जाते थे। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक मैदान में जब जेपी भाषण देने के लिए आया तो उस वक्त 1977 में वहां पर स्नेह सरोवर के पास जो खाली मैदान पड़ा था वहां पर हुआ था उसका भाषण। लगभग 1.5 लाख लोग थे और उनमें से मैं भी एक था। आप तो कहते हो कि कानून नहीं बदलते। मिस्टर नरेंद्र तोमर, मेरी इन आंखों ने देखा है कि भीड़ तो सरकारें बदल देती है, भीड़ तो सरकारों के भाग्य बदल देती है। इंदिरा गांधी कभी समझा जाता था कि वो उसका एक छत्र राज है, उसको कोई राज से अलग नहीं कर सकता, जब तक रहेगी वही बनेगी प्रधानमंत्री।
परंतु जेपी की आंधी ऐसी आई, पता ही नहीं लगा, इलेक्शन भी हार गई। तो जनता बड़ा जबरदस्त जानून जब पैदा हो जाता है तो वह सरकारें हिला देते हैं, तख्ते पलट जाते हैं। इस करके ज्यादा अहंकार में नहीं रहना चाहिए, हकीकत को समझना चाहिए। मुझे पता है कि आपकी मजबूरी है कि आप ये कानून बदल नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों से आपने फंडिंग प्राप्त की हुई है, जिन लोगों को खुश करके आपने आगे पैसे लेने हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, टारगेट तो सिर्फ यही है ना कि मैं हमेशा के वास्ते पावर में रहूं। उन लोगों को यह कृषि कानून चाहिए, तभी वो लाभ उठा सकते हैं। जितना कि ये किसानों को समझ में आया है उतना कि नहीं है, ये इससे बहुत ज्यादा है। कृषि कानूनों का जो नुकसान होने वाला है उससे बहुत ज्यादा है जितना कि आप समझ रहे हैं। खैर, मुझे पक्का यकीन है कि यह सरकार कानून नहीं बदलेगी, हटाएगी, पर मुझे यह भी पक्का यकीन है कि अगली बार यह सरकार नहीं आएगी जब तक के ईवीएम इनके ऊपर मेहरबान ना हो जाए, या जब तक के सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके किसानों को, मजदूरों को यह रुपए बांटने शुरू ना कर दें। इस बात को मैं नहीं बदल सकता कि हमारी आदत है कि एक शराब के बोतल में हम बिक जाते हैं, एक गैस के सिलेंडर में हम बिक जाते हैं, एक 500 रुपये में हम बिक जाते हैं। ये जो लॉकडाउन वगैरह लगाया ना, एक्चुअली इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे लॉकडाउन की हो या जीएसटी की हो या नोटबंदी की हो, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने बनाई थी और क्या सोचा था कि यह लाभ हो जाएगा। परंतु अफसोस, जो कुछ हुआ वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं। अब तो हालत यह है कि बीजेपी वालों का सचमुच ही बहुत बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। जहां भी जाते हैं लोग जूते लेके पीछे पड़ जाते हैं। इनके केंद्रीय मंत्री, इनके बड़े बड़े एमपीस, एमएलए, मुख्यमंत्री तक उनको भाषण नहीं करने देते, लोग भाग यहां से बना फिरता है मुख्यमंत्री। खैर, मेरी हर एक उस आदमी के साथ संवेदना है जो वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, सरकार के इन कानूनों, सरकार के इस बिहेवियर से परेशान है कि सरकार अपने ही देश के लाखों लोगों के साथ बात नहीं कर रही, बल्कि उनको तंग कर रही, कीले गाड़ के। अगर आप अपने ही देश के किसानों के साथ बात नहीं कर सकते और ट्रंप जैसे थर्ड क्लास प्रेसिडेंट था, तो प्रेसिडेंट परंतु थर्ड क्लास आदमी था, और वैसे भी ठीक है, जैसी अपनी हैसियत होती है वैसा ही आदमी अपना दोस्त बनाता है। उसके साथ गले में बाहें डाल रहे हैं, चाइना वालों के साथ पींगे झूठ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के इनके साथ बात कर लेते तो आपकी अगली बार भी सरकार बन जानी थी। खैर, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि इनकी सरकार बनती है या नहीं बनती है। मुझे इस बात से मतलब है कि इनकी नीतियों के कारण आज तक रेलवे अपनी सर्विसेज रिस्टोर नहीं कर सका और कर भी नहीं सकेगा। अब देखिए इनकी अचीवमेंट, पैसेंजर ट्रेन, चाहे वो नंगल से कुरुक्षेत्र जाती हो, चाहे अंबाला से दिल्ली जाती हो, उसका पहले जितना किराया था, अब जब ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम ट्रेन चलाएंगे तो किराया पहले से दुगना कर देना। यही आपकी अचीवमेंट है, किराया दुगना कर दिया, क्या सेवाएं भी अच्छी कर दी। आज के लिए इतना है।
आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए बीजेपी के अच्छे दिन।